विनंती आहे, कृपा करून बसून घ्या. So in keeping with the Indian tradition, the function has been inaugurated by lighting the auspicious ceremonial lamp. माननीय मंत्रीगण तथा गणमान्य विभूतियों का आगमन हो चुका है. मंच पर करताल ध्वनि के साथ हम उनका स्वागत करेंगे. Let us welcome all our guests with a resounding of claps, ladies and gentlemen. We have the Chief Minister of Maharashtra, Honorable Shri Devendra Ji Fadnavis, Union Minister, Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari Ji on the stage. मंचावरील इतर मान्यवर सर्वांचं स्वागत आहे. मंडळी पटकन बसून घ्या. माननीय मंत्री महोदय आणि इतर मान्यवरांचं मंचावर आगमन झालेलं आहे, पण लगेच कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत. रवीजी बावनकुळे नाही ना आले? बावनकुळे नाही ना आले? नाही ना सध्या अजूनपर्यंत नाही आले. आल्यावर कोण कोण नाही आले ते सांगा मला. रवीजी तुम्ही इथे राहा, टिकट मार्क्स देत जा ना मला. मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण, गणमान्य विभूति एवं आमंत्रित मान्यवर, सामने बैठे हुए आप सभी दर्शक, मीडिया प्रतिनिधि, उपस्थित सभी का मैं मानसी हार्दिक स्वागत करती हूँ. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी. गुड मॉर्निंग. It gives me, Manasi, immense delight in extending a hearty welcome to all of you, especially the honorable ministers seated on the dais, esteemed guests, distinguished dignitaries, invitees, media representatives who are present here for the inaugural session of Advantage Vidarbha 2025, Gateway to Growth, Vidarbha's Mega Industrial Expo, Business Conclave and Investment Summit organized under the aegis of Khasdar Audyogik Mahotsav by the Association for Industrial Development, that is the AID, envisioned by Shri Nitin Gadkari Ji, Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, and graced as the chief guest by Shri Devendra Ji Fadnavis, Honorable Chief Minister of Maharashtra. सबसे पहले एडवांटेज विदर्भ के बारे में हम एक फिल्म चलाएंगे. मैं आप सभी का ध्यान स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं. एवी प्लीज. I will request the Vice Chancellor of the Nagpur University to kindly step up on stage and take his seat on the dais. विदर्भ जंगलों का प्रदेश, खनिज संसाधन का प्रदेश, कोयला, मैंगनीज, आयरन, इन संसाधनों के साथ ही अन्य कई संसाधन से युक्त इस प्रदेश में बिजली भी बड़े पैमाने पे तैयार होती है. चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा जिले का घना जंगल, नागपुर एवं भंडारा जिले की मैंगनीज माइंस, यवतमाल में स्थित टेक्सटाइल्स उद्योग एवं अमरावती में बसा रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय, इन्हीं संसाधनों पर आधारित उद्योगों के साथ साथ अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी इनके मार्गदर्शन में एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अर्थात AID की स्थापना की गई. विदर्भ के उद्योगों को बढ़ावा देना, उद्योगों के लिए निवेशकों को आकर्षित करना, औद्योगिक क्षमता को पहचान दिलाना एवं व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना, इन उद्देश्यों को लेकर AID कार्यरत है. AID ने पिछले साल एक पहल की. विदर्भ के उद्योगों को एक मंच पर लाते हुए उद्योजक, निवेशक एवं नागरिकों को इस पहल का हिस्सा बनाया. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी इन्होंने खासदार औद्योगिक महोत्सव एडवांटेज विदर्भ की संकल्पना रखी. इस संकल्पना की नींव को
पिछले साल एआईडी ने वास्तव रूप दिया। जनवरी 2024 में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के भव्य प्रांगण पर एडवांटेज विदर्भ के तहत भव्य प्रदर्शनी तथा बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। विदर्भ के उद्योगों और उद्यमियों को अपने व्यवसाय और नवाचारों को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर एआईडी ने प्रदान किया। विदर्भ के उद्योगों को लेकर विदर्भ में पहली बार हुई इस भव्य प्रदर्शनी में 250 से अधिक उद्योगों ने अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया। विभिन्न उद्योगों के 225 वक्ताओं ने 25 सत्रों के माध्यम से उपस्थित उद्यमियों और नागरिकों का मार्गदर्शन किया। 70,000 से भी अधिक लोगों ने इस भव्य प्रदर्शनी का लाभ उठाया। उद्योगों में निवेश की दृष्टि से पिछले साल का ये उपक्रम सफल रहा। इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और कई कंपनियों ने विदर्भ में निवेश की रुचि व्यक्त की। उद्योग एवं विदर्भ विकास की दृष्टि से सफल खासदार औद्योगिक महोत्सव एडवांटेज विदर्भ के पहले संस्करण के बाद एआईडी ने 7 से 9 फरवरी के दौरान दूसरे संस्करण का आयोजन किया है। गेटवे टू ग्रोथ इस केंद्रीय अवधारणा पर इस साल का एडवांटेज विदर्भ आधारित है। इस साल के आयोजन में भव्य प्रदर्शनी, उद्योग सत्र, B2B एवं B2G मीटिंग्स, वेंडर डेवलपमेंट सेशंस, स्टार्टअप पिचिंग सेशंस शामिल रहेंगे। औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक उत्पाद, मशीनरी और सेवाओं की उपस्थिति इस साल के प्रदर्शनी के आकर्षण रहेंगे। इस बिजनेस कॉन्क्लेव में बाजार में उभरते रुझानों, उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों और विकास रणनीतियों पर चर्चा के लिए सूचना साझाकरण, पैनल चर्चा, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। स्टील एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स, बाम्बू, माइनिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज, पर्यटन एवं पर्यटन सेवाएं, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी, renewable energy and green technologies, agro-processing and agri-products, automobile, aviation, chemicals, defense and aerospace, dairy and allied products, education and skill development, finance, fisheries, food processing, gems and jewelry, IT and IT services, logistics, pharma and Ayurveda, plastic, packaging and rubber, real estate, startup, इन क्षेत्रों पर इस बिजनेस कॉन्क्लेव में फोकस रहेगा। इस आयोजन में निवेशक, नीति निर्माता, उद्योगपति, विभिन्न उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि, टेक्नीशियन, शैक्षणिक संस्थान और विशेषज्ञ शामिल होंगे। नवाचार के लिए एक सहायक प्रणाली तैयार करना, विदर्भ के उद्योगों की क्षमताओं को बढ़ावा देना और विदर्भ को देश के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाना, ये इस आयोजन के उद्देश्य है। आइए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी इनकी संकल्पना पर आधारित विदर्भ विकास की इस पहल से जुड़े। खासदार औद्योगिक महोत्सव एडवांटेज विदर्भ 2025 में शामिल होकर विदर्भ विकास के भागीदार बने। तो देवी और सज्जनों, ये थी एआईडी आयोजित खासदार औद्योगिक महोत्सव अंतर्गत एडवांटेज विदर्भ की जानकारी संक्षिप्त रूप में। और अब पौधे तथा मानचिन्ह देकर हम माननीय मंत्रीगण एवं अन्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। इन आवर कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी, इंस्टेड ऑफ ग्रीटिंग विद फ्लावर्स, वी विल वेलकम ऑल द डिस्टिंग्विश्ड dignitaries with saplings and mementos. I request Shri Ashish Kare, President AID, to please welcome Shri Devendra Ji Fadnavis, our Chief Guest, Honorable Chief Minister of Maharashtra. महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस का स्वागत यहां पर कर रहे हैं एआईडी के अध्यक्ष श्री आशीष काळे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अब डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, मानद सचिव एआईडी से मैं विनती करती हूं कि वे माननीय श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री परिवहन तथा राजमार्ग, इनका स्वागत करें। I request
Shri Ravi Boratkar, EC member, to please felicitate Shri Uday Samanji, Honorable Industries Minister of Maharashtra. Ravi Boratkar, EC member, स्वागत कर रहे हैं माननीय उद्योग मंत्री महाराष्ट्र श्री उदय सामंत जी। अतुल सावे जी का स्वागत करेंगे महेंद्र क्षीरसागर, ईसी मेंबर। माननीय मंत्री अतुल सावे जी, दुग्ध विकास एवं जल पुनर्भरण, आपका स्वागत है सर। उसके पश्चात प्रशांत उगे मुगे, ईसी मेंबर, स्वागत करेंगे श्री संजय राठौड़ जी, मिनिस्टर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, मंत्री मृद तथा जल संधारण। स्वागत कर रहे हैं प्रशांत उगे मुगे, संजय राठौड़ जी का। उसके पश्चात श्री राजेश रोकड़े, ईसी मेंबर, स्वागत करेंगे श्री संजय सावकारे जी, मंत्री वस्त्रोद्योग महाराष्ट्र। निखिल गडकरी आलेत का? निखिल गडकरी आलेत का? विनोद तंबी जी से मैं विनती करती हूं, एडवोकेट आशीष जायसवाल जी, राज्य मंत्री, उनका स्वागत करें। विनोद तंबी जी, ईसी मेंबर, स्वागत कर रहे हैं राज्य मंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल जी का। उसके पश्चात मैं विनती करती हूं महेश साधवानी, ईसी मेंबर एआईडी, स्वागत करेंगे राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर जी। पंकज भोयर जी, प्लीज इसका स्वीकार करें। स्वागत कर रहे हैं महेश साधवानी, ईसी मेंबर एआईडी, डॉक्टर पंकज भोयर जी, राज्य मंत्री साहब का। राज्य मंत्री श्री इंद्रनील नायक, स्वागत करेंगे श्री संजय गुप्ता जी। श्री आकाश फुनकर जी, मंत्री कामगार, स्वागत ईसी मेंबर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, श्री आकाश फुनकर जी, मंत्री कामगार। श्री श्याम बर्वे जी, सांसद श्री श्याम बर्वे जी का स्वागत। मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर से विनती करती हूं, आप प्लीज सभी का स्वागत करें। श्री श्याम बर्वे जी, सांसद। पूर्व आर्मी चीफ मनोज पांडे जी, पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जी, आपका स्वागत है। श्री सज्जन जिंदल, MD JSW Group, please accept this as a token of reverence and love. Shri Balasubramaniam Prabhakaran, CMD Lloyds Metals. I request you, sir, to kindly accept this felicitation as a token of appreciation. Chairman and Managing Director, Lloyds Metals, Shri Balasubramaniam Prabhakaran. माननीय मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी का आगमन हो गया है। मैं इसी मेंबर से दरख्वास्त करती हूं, उनका स्वागत करें। माननीय मंत्री राजस्व महाराष्ट्र सरकार तथा पालक मंत्री नागपुर श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी। उसके पश्चात हम स्वागत करेंगे श्रीमती रोशनी नाडर मल्होत्रा, चेयरपर्सन HCL टेक। मैम, काइंडली एक्सेप्ट दिस welcome. Shrimati Roshni Nadal Malhotra, Chairperson HCL Tech. We will then proceed to welcome Shri R.K. Singh, Special Director, Indigo Airlines. Shri R.K. Singh, Special Director, Indigo Airlines. We also welcome Shri Ajay Sancheti, former MP. अजय संचेती जी, पूर्व सांसद श्री अजय संचेती जी। MD गोयल गंगा ग्रुप श्री अतुल गोयल,
श्री अतुल गोयल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर गोयल गंगा ग्रुप का स्वागत है। We then welcome and greet the Thai Council General Mumbai, Mr. Donavit Pulsawat. We welcome Mr. Donavit Pulsawat, the Thai Council General in Mumbai. Vice Chancellor, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर प्रशांत बोकारे जी, आपका स्वागत है। DRM नागपुर विनायक गर्ग सर, आपका स्वागत है। मैं सभी ईसी मेंबर्स को विनती करूंगी कि पीछे वाली जो सीटें हैं उन सभी हमारे मेहमानों का एक के पश्चात एक स्वागत करते जाएं। DRM नागपुर विनायक गर्ग, महानगर पालिका आयुक्त नागपुर श्री अभिजीत चौधरी, NIT चेयरमैन श्री संजय मीना, जिलाधिकारी नागपुर डॉक्टर विपिन इटनकर जी, जिलाधिकारी गढ़चिरौली अविश्यंत पांडा जी, Ladies and gentlemen, Advantage Vidarbha in its second edition continues its journey as a premier platform for fostering industrial development, business opportunities and investments in Maharashtra. This event seeks to build upon the success of the inaugural edition, promoting Vidarbha's emergence as a global hub for innovation, enterprise and industrialization. With a focus on showcasing Vidarbha's strategic advantages, thriving sectors and immense growth potential, this summit is seeing national and international stakeholders, including policymakers, investors, industrialists, entrepreneurs, and academicians. With that, I will request Shri Ashish Kare, President AID, for the opening remarks and the welcome address. Association of इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अध्यक्ष श्री आशीष काये जी को मैं स्वागत संबोधन एवं प्रास्ताविक हेतु अनुरोध करती हूं। Good morning and a special good morning to all our business community, as RBI has just reduced the interest rate by 0.25%. Our chief guest, Honorable Shri Devendraji Fadnavis, Chief Mentor of Association for Industrial Development, Honorable Shri Nitinji Gadkari, Guardian Minister Nagpur, Honorable Shri Chandrasekharji Bawankule, Honorable dignitaries on the dais, respected guests, industry leaders and friends. A very warm welcome to all of you. It is truly inspiring for me to stand before such an esteemed gathering today. The Association for Industrial Development, conceptualized by Shri Nitinji Gadkari, is here to accelerate Vidarbha's industrial growth. Last year, we launched Advantage Vidarbha, Khasdar Audyogik Mahotsav, with the goal to position our region as a top investment destination. Through Advantage Vidarbha, we highlight our region's strengths, world-class infrastructure, dynamic business ecosystem, and the abundance of human capital which is shaped by our institutions of national and global repute. We provide a platform for the industries, policymakers, and our political leadership to come together for impactful discussions and policy interventions. Our efforts are to bridge the gap between education and industry, spark innovation, develop a skilled workforce, and encourage young entrepreneurs to step forward and take charge of Vidarbha's industrial progress. The success of the inaugural edition last year exceeded our expectations. We brought together 225 speakers across 25 sessions with more than 250 stalls showcasing the strength of our industrial ecosystem to over 70,000 visitors. Several MOUs were signed, paving the way for more investments and strengthening Vidarbha's economic prospects. Industry leaders provided invaluable policy recommendations to our government, shaping a stronger business environment. We also honored business leaders whose contribution have created jobs and driven economic growth across Vidarbha. Our association has been actively working to implement the suggestions that were highlighted in last year's event
and also resolving bottlenecks affecting our region, such as last mile connectivity of Mihan SEZ and pushing for timely completion of the airport's recarpeting, for which has disrupted flight operations. With the guidance and blessings of our chief mentor, Shri Nitinji Gadkari, and with very strong support from our Honorable Chief Minister, Shri Devendraji Fadnavis, we bring to you the second edition of Advantage Vidarbha. This year, our event is even more bigger and more impactful. Today, the presence of our central and senior senior leaders from our central and state governments, alongside key members of the bureaucracy and industry, shows just how important this event is for our region. We have over 320 stalls, alongside industry supporting organizations such as SEBI, GEM, GST, CBDT, Maharashtra Industries Department, Maharashtra Tourism Department, and several others, which are representing both state and central government, and these are the support to our industry. To inspire our youth, we have ensured strong participation from startups and an exhibition of patents registered by our own students, followed by investor meets where young innovators can pitch their ideas, gain mentorship, and secure funding to turn their dreams into reality. Additionally, we have curated 22 business sessions focusing on key sectors such as IT, logistics, defense, steel, and others, with distinguished speakers and dignitaries from India and abroad, helping shape a roadmap for Vidarbha's industrial prosperity. Vidarbha stands on the verge of unprecedented industrial growth. With the combined effort of industry leaders, policymakers, innovators, and our region's strong leadership, we are confident that we will unlock new opportunities and set benchmarks for industrial excellence. I wholeheartedly welcome each one of you and invite you to make the most of this incredible platform, explore, connect, collaborate, and contribute. Together, let's build a stronger, more prosperous Vidarbha. Thank you. Thank you, Ashish ji, for the initial remarks and setting the tone and context of this 3-day summit. देवियों सज्जनों, अभी अभी आगमन हुआ है माजी मंत्री ॲडव्होकेट सुलेखाताई कुंभारे जी, त्यांचं स्वागत करूया. टाळ्यांचा आवाज थोडासा कमी आहे. और अब हम सभी के प्रेरणा तथा ऊर्जा स्रोत श्री नितिन गडकरी जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, a pioneer who has infused new energy with many path-breaking initiatives. The sheer magnitude of the culminative development work undertaken by his ministries over the last so many decades is indeed revolutionary. I now invite Shri Nitin Gadkari ji for the vision and keynote address. नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे उद्घाटक आदरणीय देवेंद्र जी, मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के हमारे अपने सब विदर्भ के मंत्रीगण और विशेष रूप से हमारे उद्योग मंत्री उदय सावंत, अतुल सावे जी और सभी सम्माननीय हमारे एमएलए, एमपीज, हमारे एक्स एमपी और विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए हमने जिनको निमंत्रित किया है वह हमारे देश के बहुत अच्छे और बड़े उद्योगपति आदरणीय सज्जन जिंदल, प्रभाकरन जी, सभी काफ़ी बड़े बड़े उद्योगपति आज हमारे यहाँ आए हैं। उन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारा विदर्भ खनिज संपत्ति से समृद्ध है। हमारे महाराष्ट्र के करीब 75% मिनरल्स विदर्भ के क्षेत्र में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र का 80% फॉरेस्ट ये भी विदर्भ में है। हमारे नागपुर को अब टाइगर कैपिटल करके वर्ल्ड में मान्यता मिली है। पूरे विश्व से लोग यहाँ टूरिज्म के लिए आते हैं
ताडोबा, पेंच, उमरेड, ये सब जगह पर आज लोग विदेशों से आने लगे हैं। हमारा ये क्षेत्र है, ये एग्रीकल्चर के दृष्टि से कपास का क्षेत्र है और ऑरेंज का क्षेत्र है। विशेष रूप से विदर्भ के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की चर्चा पिछले अनेक सालों में चली है। विदर्भ का विकास हो, विदर्भ में ग्रोथ रेट बढ़े और विदर्भ में रोजगार का निर्माण हो, ये उद्देश्य आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे हमारा है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस समय हम यहाँ उपस्थित हैं, उसमें से एक बहुत अच्छी बात हासिल हुई है। वो हासिल ये हुई है कि हमारे एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में, एस्पिरेंट तालुकाज में 500 तालुका है और जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है 120, उसमें गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ये सबसे सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड था। मैं धन्यवाद दूंगा देवेंद्र फडणवीस जी को कि हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि गढ़चिरौली जिले में एक तरफ फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ मिनरल्स है, और इसलिए गढ़चिरौली जिले का विकास होने के लिए मिनरल्स के आधार पर, खनिज संपत्ति के आधार पर उद्योगों की स्थापना करने से हम लोग 25 साल से प्रयास कर रहे थे। वहां की परिस्थिति बहुत गंभीर थी और मुझे काफी देर गढ़चिरौली जिले के इंटीरियर पार्ट में संपर्क करने का मौका मिला। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण यह जिला नक्सल मूवमेंट का कैपिटल बन गया। बेरोजगारी, भूखमरी से ये जिला ग्रस्त था और ऐसे समय में गढ़चिरौली जिले में जो आयरन ओर है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का है। अभी बाजू में बैठकर सज्जन जिंदल जी मुझे बता रहे थे कि अच्छी क्वालिटी नहीं तो विश्व का सबसे अच्छा आयरन ओर अगर कहीं है तो गढ़चिरौली जिले में, ऐसा उन्हें कहा। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा प्रभाकरन जी को। आप खड़े रहिए, आप तालियां बजाकर इनका स्वागत करिए। ही इज द पायोनियर हु टेक द रिस्क। और उन्होंने वहां के हजारों नक्सलवादी मूवमेंट में जो काम कर रहे थे, जो हम कभी कहते हैं कि नक्सलवादी मूवमेंट के अनेक आयाम थे, पर सोशो इकोनॉमिक अनडेवलपमेंट ये एक महत्वपूर्ण आयाम था। और वहां के हजारों लड़कों को उन्होंने रोजगार दिया है, महिलाओं के लिए टेक्सटाइल का यूनिट शुरू कर दिया है और केवल उनके ही यूनिट में 8 से 10 हजार गढ़चिरौली जिले के युवाओं को आज स्वाभिमान से जीने का अधिकार प्राप्त हुआ है, वो जी रहे हैं। आयरन ओर निकल रहा है और वहां के लोगों ने ये भी मांग की थी कि अब आयरन ओर अगर निकलेगा तो उसका वैल्यू एडिशन भी गढ़चिरौली, मैक्सिमम चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले में होना चाहिए। जो नीतियां बनाई गई, विशेष रूप से देवेंद्र जी को मैं विदर्भ की जनता की ओर से धन्यवाद दूंगा कि ये बड़ा रिस्की गेम था, ये इतनी आसान बात नहीं थी। मैं जब चुनाव में जाता था प्रचार के लिए तो हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मुझे एसआरपी वाले 4 लोग घेर कर मेरे बाजू में रहकर मैं अंदर सभा पे भाषण देने जाता था। कोई कार्यकर्ता कहता था मेरे यहाँ चाय पियो, तो एसपी आके मेरे कान में बोलता था साहब जितने जल्दी यहां से निकल जाओगे अच्छा होगा। मुझे रुकने के लिए भी वो कहते थे कि यार रुको मत। अब उस क्षेत्र में उद्योग व्यवसाय खड़ा हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 25 साल से हम लोग वहां 1600 एकल विद्यालय चलाते हैं। हमारे 1800 टीचर हैं। स्वर्गीय लक्ष्मणराव मानकर जो थे हमारे सांसद, उनके निधन के बाद हमने वो काम शुरू किया। इस साल उसको 25 साल पूरे हुए और 30,000 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। और उन बच्चों का जो कोर्स है, एक समय वो नमक के बजाय लाल चीटियां बारीक करके खाते थे। अब वहां वो अपने नखून कैसे काटने चाहिए, अखबार कैसे पढ़ना चाहिए, कपड़े कैसे धोने चाहिए, साबुन कैसे लगाने चाहिए, इस बातों से लेकर वहां के लड़कों को स्किल डेवलपमेंट तक हम पढ़ा रहे हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात हुई कि प्रभाकरन जी ने जो इनिशिएटिव लिया उससे वहां इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, स्किल डेवलपमेंट शुरू होगा।
और मेरा अभी तो सज्जन जिंदल जी भी वहां आने वाले हैं। देश के एक समय इतिहास था कि जमशेदजी टाटा पहली बार टाटा नगर के बजाय यही सूरजागढ़ में आयन और सिलेक्ट करके यहां उन्होंने मानस बनाया था कि यहां वो स्टील हब देश का तैयार करेंगे। पर दुर्भाग्यवश फॉरेस्ट वालों ने वहां की अनेक दिक्कतें थी, बेचारे चले गए, उनका देहांत भी हो गया। पर उसके बाद में परिस्थितियां बदली, कठिन थी। जो माइनिंग कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चली, कोई मैनेजर मारे गए। पर जब प्रभाकरन जी मुझे मिले तब मैंने उनको कहा था कि ये सब प्रॉब्लम का, बीमारी का एक ही इलाज है। आप 80% लोग यहां के लो, ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज शुरू करो, स्किल डेवलपमेंट शुरू करो और यहां के लोगों को रोजगार दो। जिस दिन आप यहां के लोगों को रोजगार देंगे, यहां का विरोध खत्म होगा। और वैसे ही हुआ। अब गढ़चिरौली एक इंडस्ट्रियल हब करके विकसित हो रहा है और सज्जन जी से लेकर प्रभाकरन जी से लेकर अनेक देश के उद्योगपति वहां स्टील में, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और देवेंद्र जी उनको पूरा सपोर्ट महाराष्ट्र सरकार से कर रहे हैं, भारत सरकार का पूरा सपोर्ट है। और मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस का सेंस मैं समझता हूं, 5 साल के अंदर स्टील हब हिंदुस्तान का गढ़चिरौली होगा और विश्व में पूरा लोहा यहां से जाएगा। कुछ लोग मेरे पास आए थे, वो भद्रावती में मुझे इनॉग्रेशन के लिए बुला रहे थे। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट डाल रहे गढ़चिरौली चंद्रपुर जिले के, वो ग्रीन स्टील बना रहे और उन्होंने मुझे कहा कि 100% ग्रीन स्टील वो लंदन को, यूके को एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये कितनी अच्छी बात हो गई। और इसी बात को लेकर मुझे और एक बात की खुशी है कि मैं रायपुर से विशाखापट्टनम 36,000 करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। और जैसे ये प्रभाकरन जी और इनकी एक्टिविटी शुरू हुई तो मैंने तय किया कि मैं अब गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्ट रायपुर विशाखापट्टनम को जोड़कर डायरेक्ट आप विशाखापट्टनम एक्सपोर्ट माल आपका पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ी तो काकीनाडा भी लेके जाएंगे, ताकि मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट और कम होगी और विश्व में यहां से एक्सपोर्ट होगा। स्किल डेवलपमेंट, गोंडवाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर बोकारे जी है, वहां की डेवलपमेंट के हिसाब से एजुकेशन को जोड़कर और एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ सर्विसेज, इन तीनों का कोऑर्डिनेट करके इस जिले के समग्र विकास का कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार ने तैयार किया है। रेलवे ने रेलवे लाइन डालने की सब कामें अब शुरू हो गई है। रोड सेक्टर में मैंने अभी तक गढ़चिरौली में 40,000 करोड़ के रोड लगभग पूरे करके दिए हैं। कुछ जगह कंक्रीट रोड पूरे हुए हैं। पावर की कमी नहीं है और इसलिए आने वाले समय में यह जिले में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी। और हमारे ये एडवांटेज विदर्भ के ये दूसरे सेशन में गढ़चिरौली का जिस प्रकार से प्रगति और विकास की ओर प्रस्थान हो रहा है, उसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं प्रभाकरन जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सज्जन जिंदल जी हमारे देश के जो बहुत बड़े उद्योगपति है, वो बड़ी इन्वेस्टमेंट अब कितनी करने वाले वो बताएंगे, तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए एक सुखद एक ये क्षण है। मैं दोनों का भी और देवेंद्र जी का, विशेष रूप से उद्योग मंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि विदर्भ में इसके साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छी बातें हैं। हम टाइगर कैपिटल है और 350 टाइगर है। रोज नागपुर में आने वाले जो हवाई जहाज थे, उसमें से विदेशों से लोग अब नागपुर आ रहे हैं। और पर्यटन क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये रोजगार निर्माण के लिए होती है। और इसलिए ये पर्यटन के क्षेत्र में बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सीज, रोड भी अच्छे हमने बनाए हैं और इसके कारण पर्यटन का भी विकास हो रहा है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश में जो कान्हा है, कान्हा के लिए भी जाने के लिए नागपुर से ही जाना पड़ता है। अब इसमें जो दिक्कतें थी वो हमारे एयरपोर्ट की थी। एयरपोर्ट का मसला सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे हो गया था। मैं हमारे एडवांटेज विदर्भ के सभी समिति को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों के द्वारा इस बात को आखिर ऊपर तक भी पहुंचाने में उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब ये क्लियर हो गया है और 900 हेक्टेयर जगह है। एयरपोर्ट और अलाइड एक्टिविटीज को लेकर
अब नागपुर 2 साल के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और हमारी कोशिश होगी कि विश्व के किसी भी शहर को जाने के लिए अब मुंबई और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम नागपुर से डायरेक्ट चले जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इसके साथ साथ हमारे और एक महत्वपूर्ण बात हुई कि रेलवे स्टेशन, जो अजनी का रेलवे स्टेशन है और हमारा मेन स्टेशन है, दोनों स्टेशन को भी डेवलप करने का काम जोरों में शुरू है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के दोनों स्टेशन बन रहे हैं। मैंने अनुरोध किया था कि इसका भी यहाँ आप एक बार प्रेजेंटेशन करें। और ये स्टेशन के साथ विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात है कि 1200 करोड़ रुपए मैंने मल्टी मॉडल हब करके मेरे विभाग ने मंजूर किए थे और 1200 करोड़ रुपए देवेंद्र जी ने, जब वो वित्त मंत्री थे, तो हमारा 0 माइल नागपुर में होता है, तो लॉजिस्टिक कैपिटल बनाने के लिए उन्होंने ऐसे 2400 करोड़ हमको दिए। देवेंद्र जी और मैंने हमारे कलेक्टर साहब को बताया, उन्होंने हमारे बुटी बोरी क्रॉस करके वर्धा की ओर जब जाते हैं तो वहां हमने ड्राई पोर्ट बनाया है। पूरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वहीं से होगा। मुंबई का समुद्र अब विदर्भ में पहुंच गया है और वही हम ये जगह एक्वायर कर रहे हैं और 2400 करोड़ रुपए हमारे पास है। और उसके बारे में मैंने देवेंद्र जी को रिक्वेस्ट की है कि ये पूरा काम जो महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यूडी कारपोरेशन के जो एमडीए दीक्षित साहब यहाँ उपस्थित है उनको दे। मैंने भी 1200 करोड़ का हमारा काम उनको दे दिया है और ये 2400 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क और उसके साथ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, ये हमारे ड्राई पोर्ट को लगकर वर्धा जिला और नागपुर जिला, तो वर्धा जिला में मैक्सिमम होगा, क्योंकि केवल नागपुर नहीं तो पूरे विदर्भ के विकास की हमको चिंता करनी है। मुझे और एक खुशी है कि नागपुर के जो हमारे भारत सरकार के और राज्य सरकार के गोडाउन्स है अजनी में, उसके बाद में वर्धमान नगर में, कॉटन मार्केट में, ये पूरे गोडाउन हम वहां लेकर जाएंगे ताकि शहर का कंजेशन कम होगा और उनको गोडाउन नया बना कर देंगे। और इसके साथ साथ जो जेल है, बावनकुळे साहब जब पालक मंत्री थे उन्होंने विशेष प्रयास किए और देवेंद्र जी ने अनुमति दी, वो जेल के लिए भी जगह निश्चित हुई है और जेल भी यहां से जाएगा। और 0 मील का हाट जहां है वहां एक बहुत बड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ऐसा एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया गया है रेलवे स्टेशन को लगकर, और उसकी भी शुरुआत होगी। आज नागपुर में करीब करीब हमारे एग्जीबिशन में स्टॉल्स है। स्टेट पीडब्ल्यूडी कारपोरेशन जो दीक्षित साहब की है, उनको हमने नागपुर कारपोरेशन के और महाराष्ट्र सरकार के मिलकर करीब 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट उनको दिए हैं। इससे नागपुर में कमर्शियल अच्छे अच्छे मार्केट्स तैयार हो रहे हैं। उसमें फ्रूट वेजिटेबल मार्केट, कॉटन मार्केट है, संतरा मार्केट है, नेताजी मार्केट है, एसटी स्टैंड के सामने का मार्केट है, वो शहीद चौक से लेकर 4 मार्केट दही बाजार में है। वो सब कंजेस्टेड एरिया में अच्छा विकास हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह हो गई है कि मिहान की शुरुआत हुई और यहाँ हमारे रोशनी नाडर भी एससीएल की है, उनके पिताजी। मैं उनको जब यहाँ लेके आया तो आज मुझे बहुत खुशी है कि अभी अंदाजन उनके यूनिट ने करीब 18 से 20 हजार युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। टेक महिंद्रा आया है, यहाँ टाल है, यहाँ इन्फोसिस है, बड़ी बड़ी कंपनियां सब यहाँ आई है। और मुझे आज यहाँ डिक्लेयर करते हुए आनंद हो रहा है कि देवेंद्र जी, आपने और हमने मिलकर जो प्रयास किया और जो उद्दिष्ट लोगों को बताया था, वो मिहान में 1 लाख लोगों का रोजगार, उसकी संख्या हमने क्रॉस की है और 1 लाख लोगों के नाम आज हमारे पास है। बड़े प्रमाण पर और मिहान में बड़े बड़े कंपनीज आ रही है। जो फॉल्कन डोसाल्ट है, कल मुझे हवाई जहाज में मिले, वो उन्होंने मुझे बताया था कि 2022 समाप्त होने के पहले हम लोग आपको फॉल्कन जेट यहां बनाएंगे। तो उनकी कुछ दिक्कतें हैं, पर जल्दी ही उनका 13 सीटर और 11 सीटर फॉल्कन जेट A to Z पूरा नागपुर में बनेगा। जो एयर इंडिया का MRO है, उसके बारे में बोइंग के लोग और एयर इंडिया के लोग मुझे मिले और अब अभी उसकी कैपेसिटी बोइंग बढ़ा रहा है और एग्जिस्टिंग जो देश के हवाई जहाज है, उन हवाई जहाजों को, पैसेंजर हवाई जहाज को बदलकर वो गुड्स उसमें गुड्स के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। और इसका बोइंग कंपनी का MRO के साथ पहला प्रोजेक्ट
अब नागपुर में शुरू हो रहा है, जो भी यहाँ बहुत बड़े प्रमाण पर रोजगार देगा। हमारे प्रफुल्ल पटेल जी है मित्र, उनका भी एमआरओ है। इंडिगो के पूरे विमानों का यही होता है, एमआरओ में आते हैं, उसका भी इंडिगो के यहाँ बैठे हैं काफ़ी बड़े प्रमाण पर। थोड़ा हमारा एक चुना हमारे कुछ लोगों ने लगा दिया। हमारी एयर स्ट्रिप का काम पहले 1 साल बंद था, क्योंकि देवेंद्र जी और मैं स्पेशल फ्लाइट से जाते, वो नाम उन्होंने आगे किया, काम में बहुत देरी हुई, मैं उनके ऊपर बहुत नाराज हुआ। मैंने बोला ये 3 किलोमीटर काम तो मैं 8 दिन में करता हूँ, हमारे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए और तुम 2 साल से कर रही हो। तो जितनी धुलाई करनी है उतनी दिल्ली में और यहाँ उनकी मैंने बहुत धुलाई की। अभी वो 3 मशीन लगा के काम कर रहे हैं, तो एयर स्ट्रिप का काम तो पूरा हो जाएगा। तो एयर स्ट्रिप का काम नहीं था, इसलिए उन्होंने आपसे जो शेड्यूल बदल दिया, उससे शेड्यूल बदलने के बाद आपकी कृपा हो गई हमारे ऊपर और रेट ऐसे बढ़ गए कि हमारी नागपुर की जनता को करीब ये एयर स्ट्रिप के हमारे अधिकारियों ने 50-60 करोड़ का चूना लगाया, पूरे रेट दुगने हो गए। अब हमको आपसे अनुरोध है कि एयर स्ट्रिप का थोड़ा सा टाइमिंग का देवेंद्र जी के साथ आप रिक्वेस्ट करिए। थोड़ा काम हुआ है, ये सुबह 10 से 6 बजे के बजाय इसको थोड़ा हम और 2-4 घंटे आपको बढ़ाएंगे, ताकि हमारे रेट भी कम हो जाए और पैसेंजर की सुविधा हो जाए। इसमें आप थोड़ा सा हमको सहयोग करिए। मैं देवेंद्र जी को और एक बात के लिए अनुरोध करूंगा। अब मिहान का ये जमीन पैक हो रही है, आगे में जो रिंग रोड बना हुआ है, जो कैंसर हॉस्पिटल आपने बहुत बड़ा बनाया, उसके आगे में फिर मिहान का फेज 2 इसकी शुरुआत अगर होगी तो वो भी निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। इंटरनेशनल मल्टी मॉडल हब, ये जो पहले इसका नाम कार्गो हब था, तो कार्गो हब इसलिए था कि इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया से जो हवाई जहाज यूरोप जाते थे, तो वो हवाई जहाज में उतना मटेरियल कम भरते थे क्योंकि फ्यूल ज्यादा भरना पड़ता था। तो कल्पना ये थी कि नागपुर में आकर वो हवाई जहाज उतरेगा, ताकि फ्यूल कम भरेगा, ज्यादा माल भरेगा और नागपुर उतर के फिर फ्यूल कर लेगा और फिर यूरोप कंट्रीज में, अमेरिका में जाएगा। तो चाइना से पूरा ट्रेड इसी रूट से जाता है। 350 इंटरनेशनल फ्लाइट नागपुर के ऊपर से जाती थी। तो मुझे आपसे अनुरोध है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो हमारा कार्गो है, इसके बारे में बांग्लादेश के जो रेडीमेड गारमेंट वाले कुछ लोग मुझे मिले थे, और जो विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज को कपड़े ये करते हैं, उनको यहाँ दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट से ले जाने का भी सोच रहे थे। तो कार्गो और पैसेंजर दोनों दृष्टि से हमारा विमान हवाई स्थान जो है, हवाई अड्डा, ये एक प्रकार से पूरा हो रहा है। जो एग्रीकल्चर में विदर्भ का विकास हो, इसके लिए देवेंद्र जी ने करीब 350 करोड़ हमको दिए हैं और वहाँ वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एग्रो कन्वेंशन सेंटर का काम शुरू हो गया है। और मेरा विश्वास है कि एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी को लाकर हम लोग काफ़ी अच्छे संशोधन कर रहे हैं। अभी यहाँ के ऑरेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट का वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस नागपुर में हुई और 18 तारीख को मैं अपने विदर्भ के किसानों का एक डेलीगेशन लेके स्पेन में जा रहा हूँ और वहाँ के टैंगो करके जो ऑरेंज की जात है, उसका नागपुर ऑरेंज के साथ जोड़कर एक अच्छा ऑरेंज हमारे यहाँ तैयार हो, ताकि वर्ल्ड मार्केट में हम जाए। हमारे लिए मदर डेयरी ने 5 लाख लीटर विदर्भ से दूध ले रही है। अभी वो 50 लाख लीटर लेने का उनका टारगेट है। 650 करोड़ रुपए का प्लांट बुटीबोरी में डालने का उनका भी काम शुरू हो गया है और इसलिए आने वाले समय में चीज से लेकर बटर से लेकर हर चीज यहाँ तैयार होगी, एक्सपोर्ट भी होगा और इंडियन मार्केट में भी उसका उपयोग होगा। मैं और एक बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि एमआईडीसी में महानंदा बंद पड़ी थी, तब मैंने उनको आग्रह किया कि ये भी यूनिट आप ले लो। विखे पाटिल जो मंत्री थे उस समय उन्होंने अनुमति दी और धारा करके जो ऑयल है, जो फल्ली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, उसका भी प्रोडक्शन अब नागपुर में शुरू हो रहा है। उसके कारण भी करीब 1000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ का जो लोग ये तैयार करेंगे ऑयल सीड, उनको भी मार्केट मिलेगा। एग्रीकल्चर में विशेष रूप से एक ही बात का रिक्वेस्ट मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को करूंगा कि जितने हमारे इरिगेशन के प्रकल्प हुए हैं, उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। आप एक आधा प्रकल्प कम करिए। ये आशीष जायसवाल बहुत अच्छा कैपेबल लीडर है, इसको जिम्मेदारी दीजिए
और ये पूरे हमारी कैपेसिटी गोसीखुर्द से लेकर सब प्रकल्पों की 100% यूटिलाइजेशन के लिए आप कैनाल सिस्टम से लेकर उसकी अगर आपने दिया तो विदर्भ का इरिगेशन करीब जो आज 22% है वो करीब 32% तक पहुंच जाएगा, जो विदर्भ के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। यहाँ विशेष रूप से वाटर कंजर्वेशन का भी काम बड़े प्रमाण पर हो रहा है। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी उसमें काम कर रही है। फिशिंग में भी यहाँ मालगुजारी तालाब है, पर अभी तक उसमें उतनी कामयाब हमें अभी तक यश मिला नहीं है कि यहाँ का जो झींगा है प्रॉन्स, उसको वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने का प्रयास हम कर रहे हैं, प्रोसेसिंग पैकेजिंग करके। तो सॉल्ट वाटर और स्वीट वाटर के झींगे वर्ल्ड मार्केट में उसकी डिमांड है, उसकी भी कोशिश चल रही है। हमारे मॉडल एम्प्रेस मिल के जगह पर एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल मार्केट बन रहा है और करीब 15 लाख स्क्वायर फुट का, और इतवारी गांधीबाग और बरडी का पूरा टेक्सटाइल एक जगह लाने की हमारी कोशिश है। हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ने भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए हैं और उसमें भी हमने एक ग्रुप तैयार किया है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे सत्यनारायण नुवाल जी, उनको कल ही हवाई जहाज में उनका नाती मेरे साथ था और कल ही उनको 9,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल मिसाइल का ऑर्डर जो प्राप्त हुआ है। तो विदर्भ में डिफेंस में अब हम और आगे निकल सकते हैं, जिसके कारण अनेक वेंडर्स तैयार होंगे और एंसिलरी इंडस्ट्री डेवलप होगी। देवेंद्र जी ने विशेष रूप से प्रयास किया, उसके बारे में मैं बोलता नहीं, पर एक इलेक्ट्रिक बस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 10,000 बस तैयार करने वाला जल्दी ही विदर्भ में तैयार होगा। और जब उनको मेरी बात हुई तो उनको 10,000 ड्राइवर चाहिए। तो मैंने उनको ये कहा है कि विदर्भ के तालुका प्लेस पर मैं अपने डिपार्टमेंट की ओर से ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, फिटनेस सेंटर और उसके साथ स्क्रैपिंग सेंटर 3 के लिए 15 से 20 करोड़ का एक प्रोजेक्ट होता है और उसमें करीब 3 करोड़ की ग्रांट भी है। मैं विदर्भ के हर तालुका स्थान पर ये इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए अनुमति दूंगा, जिससे करीब विदर्भ में कम से कम 25,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारा प्रयास यह है कि हम 4 साल में करीब 3 लाख युवाओं को हमारे एडवांटेज विदर्भ की ओर से रोजगार तैयार करें। और ये रोजगार तैयार करने में केवल नागपुर के आसपास न हो, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, यवतमाळ, वाशिम और उसके साथ साथ भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, पूरे विदर्भ का सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए ये खासदार औद्योगिक महोत्सव शुरुआत में कल्पना इतनी थी कि नागपुर का ही है, क्योंकि मैं नागपुर का सांसद हूँ। तो सभी लोग मेरे ऊपर नाराज हो गए। उन्होंने कहा आप केवल नागपुर के हो क्या, हमारा अधिकार नहीं है क्या आपके ऊपर? तो मैंने कहा फिर इसको विदर्भ एडवांटेज विदर्भ करके किया है और हमने सभी सांसदों को बुलाया। अब उन सांसद और हमारे मंत्री भी अलग अलग जिले के विदर्भ के यहाँ उपस्थित है। अब उनकी जिम्मेदारी यह है कि उनके जिले में विकास कैसे हो। आज अमरावती में 16 टेक्सटाइल यूनिट अच्छी चल रही है। विदर्भ में करीब 7 जिले ऐसे कि जहाँ कापूस उत्पादक जिले हैं, कॉटन, और वहाँ हम अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। बांग्लादेश में वहाँ के लोगों से मेरी बात हुई है कि यहाँ का ग्रे क्लॉथ और सूट डायरेक्ट हमारे ड्राई पोर्ट से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने की शुरुआत हम कर रहे हैं। ऑरेंज भी बांग्लादेश भेजने की हमारी योजना है। तो मेरा विश्वास है कि ये सभी बातों के लिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ सर्विसेज, अलग अलग प्रकार की जो टूरिज्म, इन सब पर डिटेल चर्चा करने की आवश्यकता है। इसमें विदर्भ के युवाओं ने, लोगों ने अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप दिखाकर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। विदर्भ की ग्रोथ रेट बढ़ानी है। एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर में तो ग्रोथ बढ़ेगी ही, पर उसके साथ साथ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इसको भी हमको ध्यान देना है। और इसलिए बाम्बू से लेकर हमारे यहाँ के टेक्सटाइल तक अलग अलग विषयों पर अनेक चर्चाएं, परिसंवाद इस कार्यक्रम में होने वाले। मेरा आपसे अनुरोध है कि नई नई टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट लाकर हमारे विदर्भ की ग्रोथ कैसे बढ़े, विदर्भ के युवाओं को रोजगार कैसे निर्माण हो, ये जो हमारा प्रयास है वो आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से यशस्वी होगा। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री होने के नाते हमारे लिए और अच्छी बात हुई है कि उनके नेतृत्व में जो स्पीड हमारी थी वो दुगनी हो जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में वो हमारे ही मुख्यमंत्री है
और जो विदर्भ के हमारे मंत्री वो एम्बेसडर बने और यहाँ के जो जो विषय है उसको फॉलोअप करें और आने वाले समय में विदर्भ में हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रोथ बढ़ने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। इसलिए ये दूसरा प्रयास है। पहला साल थोड़ी शुरुआत थी, इस साल भी थोड़ा काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, नए नए लोग आए हैं, काफ़ी कंपनीज आई है और अगले साल इसको विशाल स्वरूप मिलेगा। डेवलपमेंट होती रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोजगार निर्माण होगा, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होगी, विदर्भ समृद्ध संपन्न होगा और विदर्भ जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसमें विदर्भ की आर्थिक प्रगति और विकास बड़े प्रमाण पर कंट्रीब्यूट करेगा, लॉयन शेयर उसमें उठाएगा। यह विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिर से एक बार आए हुए सभी हमारे विशेष अतिथियों को, वो इस कार्यक्रम में आए, इसलिए मनपूर्वक धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आज के इस अहम तथा खुशी के अवसर पर उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए आपने मार्गदर्शित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, the active participation and involvement of the industry is most essential for the growth and achieve the vision laid down under various initiatives. It is time now to hear the perspective of industry captains, beginning with Shri Sajjan Jindal, Managing Director, JSW Group. They do have a plant here in Vidarbha, but they will now be investing in a very big way as they have recently signed an MOU in Davos. Please welcome Shri Sajjan Jindal, Managing Director, JSW Group. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, भारत के बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र के और सभी मंत्रीगण जो आज यहाँ डायस पे बैठे हैं और मेरे सहकर्मी, मेरे सह इंडस्ट्री से जो आए हैं वो लोग और विदर्भ के जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्री वाले हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। अभी हम सबको नितिन जी ने हम सबको बताया कि विदर्भ के अंदर कितना जबरदस्त आने वाले समय में कितना जबरदस्त यहाँ पर स्कोप है, कितना जबरदस्त यहाँ पर काम होने जा रहा है, क्योंकि विदर्भ एक ऐसा एरिया है हमारे देश के अंदर और महाराष्ट्र प्रांत के अंदर जो हमेशा से एक ऐसा एरिया रहा जो कि जैसा कहते हैं कि आने वाला है, लेकिन कभी आया नहीं, उतना डेवलप हुआ नहीं जितना कि इसके अंदर पोटेंशियल रहा है। लेकिन अब मुझे उसकी पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये बहुत जल्द विदर्भ जो है भारत का एक बहुत ही बढ़ा हुआ, बहुत ही प्रगतिशील और प्रगतिवान क्षेत्र में बदलने वाला है। पिछले दिनों डावोस के अंदर एक प्रोग्राम था जहां पर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में हम लोगों ने, जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने एक एमओयू साइन किया था और उसके अंदर विदर्भ का ये टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख करोड़ की है जो अगले आने वाले कुछ सालों में होगी। तो उसके अंदर विदर्भ का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नागपुर के अंदर बैटरी बनाने का प्लांट लगा रहे हैं, बैटरी का जो सेल है उसका बनाने का प्लांट है, सोलर के मॉड्यूल बनाने का प्लांट है, सोलर मॉड्यूल सेल बनाने का प्लांट है। तो ये तो यहाँ नागपुर में बुटीबुरी में, न्यू बुटीबुरी में होगा। और इसके अलावा गढ़चिरौली में, जो कि जैसा कि नितिन जी ने बताया कि गढ़चिरौली हमारे देश का ये एक आयरन ओर का एक जो खनिज है वो एक सबसे अच्छा एरिया है। और ये जो एरिया है, जो आयरन ओर है, ये भगवान ने केवल हमारे देश में और वो भी खाली चंद्रपुर गढ़चिरौली में दिया है, ऐसा आयरन ओर है, इतना हाई क्वालिटी का आयरन ओर है। तो इस आयरन ओर को, जैसा नितिन जी ने भी बताया, हिस्टोरिकली जमशेदजी टाटा जब स्टील प्लांट लगाना चाहते थे तो उन्होंने काफी अमेरिकन्स को बुलाया, जर्मन्स को बुलाया और उन्होंने पूरा देश का भ्रमण किया। और देश का भ्रमण करके उन्होंने
दो जगह आइडेंटिफाई की। एक थी गढ़चिरौली, जहां पर उन्होंने कहा कि यहीं पर स्टील प्लांट लगना चाहिए, जो जमशेदपुर बाद में जमशेदपुर में लगा। तो आप समझ सकते हैं अगर जमशेदपुर गढ़चिरौली में लगता तो कितना जबरदस्त वहां पर बदलाव आ जाता इतने सालों में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोकिंग कोल नहीं था, उन दिनों फॉरेस्ट का इतना नितिन जी इतना फॉरेस्ट का इतना इशू नहीं था, मेन कोकिंग कोल नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए वो जमशेद जी को फिर उन्होंने अंग्रेजों ने जियोलॉजिस्ट ने बताया कि वहां पर काली माटी जो जगह है जिसका नाम बाद में जमशेदपुर रखा, वहां पर कोकिंग कोल भी बगल में था और आयरन ओर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी था, तो उन्होंने फिर वहां पर वो प्लांट लगाया। तो अब गढ़चिरौली का समय आया है, प्रभाकर जी ने वहां पर जो है पूरा बदलाव लेके आए हैं और आयरन ओर की माइंस को उन्होंने डेवलप किया बहुत तेजी से। ज्यादातर वो उसका आयरन ओर हम लोग यूज कर रहे हैं हमारे प्लांटों में, जो कि बंबई के पास में जो प्लांट है उसके अंदर यूज कर रहे हैं, और भी दूसरे प्लांटों में भी यूज हो रहा है। लेकिन ये इतना बड़ा खनिज की संपदा है यहाँ पर कि उसके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट लगाने का जो मेरा एक सपना है, और जो देवेंद्र जी का सपना है, नितिन जी का सपना है, हम सबका सपना है कि यहाँ पर जेएसडब्ल्यू की तरफ से हम लोग एक 25 मिलियन टन का स्टील प्लांट यहाँ पर लगाएंगे। और ये ना केवल दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट होगा, बल्कि ये दुनिया का सबसे सुंदर और खूबसूरत और एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टील प्लांट होगा। और ये स्टील प्लांट जो है करीब 1 लाख करोड़ की लागत से बनेगा, और ये अगले 7 से 8 साल में पूरा 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। पहला फेज तो 4 साल में शुरू होगा, लेकिन पूरा इन्वेस्टमेंट होते होते करीब 7 से 8 साल लगेंगे। और पूरे, क्योंकि विदर्भ जो है वो हमारे देश का सेंटर ऑफ द कंट्री है, तो यहाँ से लॉजिस्टिकली भी ये सबसे अच्छा एरिया है। यहाँ से सब जगह रेलवे कनेक्टिविटी है, मटेरियल यहाँ से नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में सब जगह जा सकता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही जेएसडब्ल्यू ग्रुप का ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर हम इतना बड़ा स्टील प्लांट लगाने जा रहे हैं, और बहुत तेजी से इस स्टील प्लांट का हम काम शुरू करेंगे और इसको बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। और मैं ऐसा एक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूं कि ये स्टील प्लांट केवल एक स्टील प्लांट नहीं होगा, इसके साथ में कई 100 स्टील प्लांट्स लगेंगे। कई लोग यहाँ पर इसके साथ में जुड़ेंगे, अपनी रोलिंग मिल्स लगाएंगे, अपना फिनिशिंग करेंगे। वो मैं खुद नहीं करना चाहता। मेरा टारगेट होगा कि हम केवल मोटा स्टील बनाएं, बेसिक स्टील बनाएं, और उसकी फिनिशिंग जो है वो आप लोग अपनी अपनी इंडस्ट्री लगाएं, चाहे चंद्रपुर में लगाएं, चाहे नागपुर में लगाएं, चाहे जहां पर भी लगाएं, और उसको फिनिशिंग करें और उसका वैल्यू ऐड करें और उसको पूरे देश में बेचें, जिससे कि केवल जेएसडब्ल्यू ना बढ़े, जेएसडब्ल्यू के साथ साथ कई 100 इंडस्ट्री की भी तरक्की हो, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके साथ में ही मैं आप सबका एक बार फिर से, मुझे यहाँ पर आज एडवांटेज विदर्भ में बुलाने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं नितिन जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये खासदार औद्योगिक महोत्सव जो यहाँ पर आज इस बार दूसरा साल है, ये मैं देख सकता हूँ कि ये हर साल कम से कम 2 गुना या 4 गुना तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ के जितने भी औद्योगिक भाई और बहन हैं वो सब यहाँ पर आएंगे और यहाँ से सीखेंगे और यहाँ से समझेंगे, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे कि हमको कैसे बढ़ना है, कैसे हमको इंडस्ट्री को और आगे तेजी से बढ़ाएं। और विदर्भ जो है वो हमारे पूरे देश को बहुत तेजी से, हमारे देश की तरक्की में विदर्भ का सबसे बड़ा हाथ होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। Thank you, sir, for your valuable insights. Ladies and gentlemen, we are very much aware that tech is the word for today, the present, and more so the future. I will now request Srimati Roshni Nadal Malhotra, Chairperson of HCL Tech, to address this August gathering. HCL, as we are aware, has already a facility in Mehan with present employment of 5,500 packs. Please put your hands together for Srimati Roshni Nadal Malhotra. Thank you. Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Chief Minister Shri Devendra Fadnavis ji,
other distinguished ministers and leaders from the state and the industry. I'm extremely honored to be here. In 2008 or 9 was the first time we looked at Mehan and looked at setting up an HCL campus here. We inaugurated the campus in 2018, and Minister Gadkari ji and Mr. Fadnavis ji, you were here with my father at that time in 2018, and you know, we had a lot of centers in Maharashtra, but we never had a campus. And he retired in 2020. I took over his chair, but it's been extremely heartening to see that it has scaled despite COVID to almost, actually more than 5,000 now, another 2,000 over the next year and a half. And as Minister Gadkari ji said, 18,000 in the state. What I am extremely proud about is our campus here is the largest campus we have in India. It's 160 acres. What is also amazing is we have almost 40% women, which is not that easy in some of the other locations across India. We've had our focus here. Initially, when we looked at Mehan and we looked at a lot of companies which were present here, a lot of the work that was being done was BPO. And I think over the last 7 years of us being present, in fact, the amount of work that we do in BPO is very less. There's core IP development, core software development, core engineering services. There is a big focus here on aero as well as defense. We've got lots of customers who are already present here, and just having a center for software and IT services right next door is really fueling our growth for the region. I'd also like to say that we have more than 100 international customers here, and just yesterday we had customers visiting from the US, and we're hoping to create this Nagpur campus into a hub for financial services and AI. That is something which is extremely important, especially for the youth in the country, and definitely here in Vidarbha. Through the HCL Foundation, we've got, of course, huge initiatives in education, skill development, livelihood, environment, sports, water, sanitation, and hygiene. Minister Gadkari ji touched upon this being the Tiger Capital. Sir, you'll be glad to know that as of 1 year ago, we're actually working in the core in Tadoba and creating sustainable models within the national park and working with the department. None of this would have been possible without the consistent and unwavering support of the state. It's heartening to see the development which has taken place in Maharashtra, and setting up India's first AI university is vital and a welcome step towards conducting cutting-edge AI research. And we hope to be able to partner from here along with our dynamic workforce in creating solutions for AI in spaces of financial services, in spaces of defense, in spaces of aero. And that's going to be a big focus for us. These are synonymous with the kind of growth that HCL is seeing across the country and globally, and we hope to continue doing the most. With the progressive, policies, the robust infrastructure, the commitment to innovation that one has seen here in Nagpur, even in the last 7 to 8 years that we've grown, we hope to continue growing. So thank you so much. HCL Tech is excited to be here, and we hope to keep growing with our global customers, and hope to keep creating exciting opportunities for the youth in this particular region, especially, at least personal to me, to women. So thank you. Thank you, ma'am, for sharing your thoughts with us this afternoon. I will now invite Shri Balasubramaniam Prabhakaran, CMD Lloyds Metal, who have done some remarkably astounding work in Gadchiroli, which is nothing short of a revolution. Over to you, Prabhakaran ji. Respected Nitin Gadkari sir,
respected Chief Minister, sir, and all the senior ministers, and Amara steel making ka Brahmarishi Sajan sir, and also Nadar madam. May I like to tell about Gadchiroli. This is a gateway for Vidarbha. The opportunity was there. We are under the right leadership. We are able to make that impossible possible, because I have never seen, I had an experience of working across the globe in different types of cultures, continents, and different areas. What I am witnessing is a multiplier and a catalyst effect is happening here, because such a great team is here at Vidarbha given by the government. And I am very happy to say, even being a chief minister, I also have my guardian minister as a chief minister of this district, which is very unique. All opportunities, gateway for Vidarbha. This Gadchiroli is going to accommodate everyone who has got aspiration and wanted to do. It's not only steel, it has got, because I have got the 3 years of working, very, very energetic people, good natural resources, very good connectivity, and very good execution skills by the government. Because we as industrialists, we always wanted certain activities which the government has to give in. I like to tell that we are getting it on yesterday basis, sir. It is not on tomorrow basis. This is very unique. And for this, we were able to bring back people from the other activities which were distracted. Today we are able to employ 10,000 people, out of which most of the people, right from a bar vendor to a mines manager, is from the local community. This was only possible, and I feel not only in mineral wealth, people say about iron ore, Western Australia, Perth, which says that that is the leading, that controls the entire iron ore of this entire world. But I can very say with my 30 years of experience, our quality of iron ore and our quantum of iron ore what we have should be at least equal, if not more, but a very high grade of iron ore. We are talking about green steel making. We have got very high grade of iron ore, so that the entire coking coal what we need can be of less consumption in this area. And also excellent, energetic and determined people, and especially women. I like to say in all walks of our life, be it welding, be it plumbing, be it mine operation, be it my pellet plant operations or my sponge iron operations, I have got women workforce in every walk of life, and I have a huge support from them, very good attendance. I don't feel there is any other place better than Vidarbha and Gadchiroli. It can all happen. It is a great place, and definitely I feel Gadchiroli is going to rewrite the entire world economics of steel making. So it has got room for everyone. Huge landmass, water, people, and willing to work people are there. People are ready to give away the arms, and as company like us, we have made them stakeholders by making them shareholder, being even a worker. I'm very happy this was all possible with the guidance of Honorable Chief Minister. I'm very sure our 10,000 numbers of workforce in next 24 months to 30 months, we wanted to reach more than 30,000, that too with more and more of local community working. And the vision of our Prime Minister of 300 million steel making is definitely possible, because we have got all what is required in Gadchiroli. Please come to Vidarbha, please come to Gadchiroli. This is the best place to work with. Jai Maharashtra. Thank you for putting forth your experience on this highly significant and equally joyous occasion. मंडळी, महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री माननीय श्रीयुत उदय सामंतजी यांना मी विनंती करते की त्यांनी आजच्या या अत्यंत आनंदाच्या आणि तितक्याच महत्त्वाच्या प्रसंगी उपस्थितांना संबोधित करावं. माननीय श्रीयुत उदय सामंत. विदर्भाच्या निमित्तानं अतिशय महत्त्वाच्या अशा कार्यक्रमाला व्यासपीठावर उपस्थित असलेले राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, ज्यांच्या पुढाकारानं हा कार्यक्रम होतोय ते आदरणीय गडकरी साहेब, असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय काळे साहेब, विशेष उपस्थित असलेले सज्जनजी, प्रभाकरनजी, माझे मंत्रिमंडळातील सर्वच ज्येष्ठ श्रेष्ठ सहकारी, विधिमंडळातील माझे सर्व सहकारी, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि मोठ्या संख्येनं उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, आजचा कार्यक्रम हा फक्त विदर्भाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा नाही, तर अख्ख्या महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा आहे. या कार्यक्रमामध्ये मी राजकारण आणणार नाही,
परंतु हा कार्यक्रम का महत्वाचा आहे तर कायमस्वरूपी एक शंका व्यक्त केली जाते की दावोसमध्ये झालेल्या मागच्या एमओयूचं काय झालं आणि पुढच्या एमओयूचं काय होणार आहे. मला असं वाटतं की मागच्या एमओयूचं काय झालं हे प्रभाकरन साहेबांनी सांगितलेलं आहे आणि पुढच्या एमओयूचं काय होणार आहे हे सज्जनजी तुम्ही सांगितलेलं आहे. त्याच्यामुळे जे आम्ही देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली 15,70,000 कोटीचे एमओयू केलेले आहेत हे शाश्वत आहेत आणि भविष्यामध्ये याची अंमलबजावणी होणार आहे आणि 15 लाख बेरोजगार मुलामुलींना रोजगार देणारं हे महाराष्ट्राचं महायुतीचं सरकार आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आजचा कार्यक्रम हा विदर्भामध्ये होतोय. त्याचा उल्लेख गडकरी साहेबांनी या ठिकाणी केला की त्यांनी हा कार्यक्रम सुरू करत असताना खासदार औद्योगिक महोत्सव म्हणून सुरू केला आणि मग विदर्भातल्या सगळ्या खासदारांनी आमदारांनी सांगितलं की गडकरी साहेब तुम्ही आमचे देखील आहात म्हणून हा विदर्भासाठी सुरू करा. गडकरी साहेब मुख्यमंत्री महोदय तुम्ही आमचे देखील आहात म्हणून हा कोकणासाठी देखील सुरू करा. आणि मला तर असं वाटतं की हा पॅटर्न प्रत्येक रिजन वाईज जर आपण सुरू केला मग त्याच्यामध्ये खानदेश असेल, मराठवाडा असेल, कोकण असेल, या सगळ्या भागामध्ये गडकरी साहेब तुमच्या आणि मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली हा जर उपक्रम सुरू झाला तर सज्जनजी आपण कोकणामध्ये पूर्वीपासूनच आहात पण आहात त्याच्यापेक्षा जास्त इन्व्हेस्टमेंट करू शकता. अनेक चांगले उद्योजक त्या ठिकाणी येऊ शकतात. मराठवाड्यामध्ये तर देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली एका कॅम्पसमध्ये ऑरिक सिटीमध्ये 50,000 कोटीची आम्ही इन्व्हेस्टमेंट करतोय, गुंतवणूक करतोय. त्याच्यामध्ये देखील सज्जन जिंदाल ईव्हीचा कारखाना त्या ठिकाणी टाकतायत. आणि म्हणून मला सगळ्या उद्योजकांना देखील मनापासून धन्यवाद दिले पाहिजेत की आपण प्रकल्प टाकत असताना विदर्भ म्हणजे महाराष्ट्र हा निवडलात आणि महाराष्ट्र हा देशातला एक नंबरचा प्रदेश आहे की ज्या ठिकाणी उद्योगाला सरकार पाठीशी घालतं. हे देखील तुम्ही देशाला आणि जगाला दावोसच्या एमओयू मधनं दाखवून दिलेलं आहे. मला आठवतं की मी 2009 आणि 2010 सालामध्ये पूर्वी ज्या पक्षामध्ये काम करायचो त्या युथ विंगचा महाराष्ट्राचा अध्यक्ष होतो. आणि मी ज्यावेळी पहिल्यांदा 2010ला गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर गेलो त्यावेळी मला असं वाटतं की या राज्याचे त्यावेळी गृहमंत्री RR पाटील साहेब होते. आणि त्यांना जेव्हा माझा दौरा कळला त्यावेळी त्यांनी एक पोलिसांची पुढे गाडी आणि एक मागे गाडी मंत्री नसताना मला दिलेली होती. आणि म्हणून मला असं वाटायचं की मी मंत्री नसताना मंत्री असल्यासाठी जर सारखं जर वागायचं असेल तर गडचिरोलीच्याच दौऱ्याला गेलं पाहिजे. आणि म्हणून मी त्या 2 वर्षामध्ये 5 ते 6 वेळा गडचिरोलीच्या दौऱ्याला गेलो. पोलिसांचा ताफा हा भाग बाजूला ठेवा पण देवेंद्रजी तुम्हाला आणि माझी विद्यमान उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांना देखील धन्यवाद दिले पाहिजेत की सुरजागडापासून प्रभाकरन साहेबांपर्यंत ज्या पद्धतीनं गडचिरोलीमध्ये औद्योगिक क्रांती होते. मला असं वाटतं की 2 वर्षापूर्वी मी याच नागपूरमध्ये येऊन राज्याचा उद्योग मंत्री म्हणून मी सांगितलं होतं की गडचिरोलीची ओळख नक्षलवादी जिल्हा म्हणून जी करून दिली जाते देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली भविष्यामध्ये उद्योग नगरी हा गडचिरोली जिल्हा आहे अशा पद्धतीची ओळख करून दिली जाईल. आणि मला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये आम्ही 50 ते 60% यशस्वी झालेलो आहोत. आणि म्हणून सगळ्या उद्योजकांना देखील उद्योगमंत्री या नात्यानं मी देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली शब्द देतो की कुठच्याही प्रकारचा त्रास आमच्या विभागामध्ये तुम्हाला होणार नाही, अधिकाऱ्यांकडनं होणार नाही, अगदी आरोग्य स्तरावर होणार नाही. ही देखील हमी आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी देतो. आणि याचं उदाहरण प्रभाकरन साहेबांना चांगलं माहिती आहे. देवेंद्रजींनी असंच मला 1 वर्षापूर्वी फोन केला होता आणि गडचिरोलीच्या त्यांच्या जागेबाबत काही शंका प्रभाकरन साहेबांच्या मनामध्ये आणि त्यांच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाल्या होत्या. देवेंद्रजी त्यावेळी देखील तुमच्या नेतृत्वाखाली त्यांना 1 तासामध्ये आपण कम्फर्ट लेटर 1000 एकर जागेचं दिलेलं होतं. त्याच्यामुळे अशा पद्धतीनं उद्योजकांना सहकार्य करणारं, उद्योजकांना चांगल्या ठिकाणी पाठीशी घालणारं आणि उद्योजकांच्या मागे फार मोठी ताकद उभं करणारं आपलं महायुतीचं सरकार आहे. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा विदर्भात आलेल्या सगळ्याच उद्योजकांना मनापासून धन्यवाद देतो. आणि सुरुवातीला मुख्यमंत्री महोदयजी मी आपल्याकडे मागणी केलेली आहे, गडकरी साहेबांकडे मागणी केलेली आहे की विदर्भातला 15,70,000 कोटीमधला आकडा मी सांगत नाही. विदर्भामध्ये त्याचे किती पैसे आले, मराठवाड्यामध्ये किती आले, कोकणामध्ये आले, परंतु देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली औद्योगिक समतोल राखण्याचं काम देखील महाराष्ट्रामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीनं झालं. आणि म्हणून माझ्या मतदारसंघाचं मी उदाहरण देतो, माझ्या जिल्ह्याचं मी उदाहरण देतो की ज्या ठिकाणी प्रकल्प आल्यानंतर फक्त संघर्ष समिती काढली जायची, देवेंद्रजी तुमच्या नेतृत्वाखाली फक्त माझ्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 30,000 कोटीची गुंतवणूक या दावोसच्या एमओयू मधनं आली. याचा अर्थ विदर्भामध्ये जशी औद्योगिक क्रांती होते
तशीच आमच्या कोकणामध्ये औद्योगिक क्रांती होते. पण ही क्रांती अजून पुढे न्यायची असेल तर ॲडव्हान्टेज कोकण देखील होणं गरजेचं आहे आणि ते आपण आपल्या पुढाकारानं करावं एवढीच विनंती या ठिकाणी करतो. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्या उद्योजकांना मनापासून धन्यवाद देतो की आपण फार मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्र राज्यामध्ये करताय. तुम्हाला तेवढंच सुरक्षित ठेवून सरकार तुमच्या सोबत आहे एवढाच शब्द देतो. आम्हाला बोलून आमचा आदर सत्कार केला त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपल्या मनोगताकरता आम्ही आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. Ladies and gentlemen, we express gratitude towards the industry leaders as they have moved towards taking India on the growth trajectory as we stand at the threshold of a new chapter for the nation. As a token and gesture of appreciation, we will now felicitate investors who have invested in Vidarbha. Beginning with the JSW Group, I will request Honorable Chief Minister of Maharashtra and Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari ji to please felicitate Shri Sajjan Jindal, Managing Director, JSW Group. तालियों की गूंज के साथ हम इस पल को सजाएंगे. Lloyds Metals, Shri Balasubramaniam Prabhakaran, CMD, Lloyds Metals. Please accept this felicitation from Shri Devendraji Fadnavis, Honorable Chief Minister of Maharashtra, and Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Union Minister for Road Transport and Highways. Ladies and gentlemen, a round of applause for Shri Balasubramaniam Prabhakaran, Chairman, Managing Director, Lloyds Metals. After this, Pernod Ricard, I will request Shri Prasanna Mohile, National Head, Corporate Affairs and Executive Board Member of Pernod Ricard, to kindly step forward and accept this felicitation. Shri Prasanna Mohile, spreading happiness just like his name. True to his name, his personality reflects the way he is. Shrimati Roshni Nadar Malhotra, Chairperson, HCL Tech. Please put your hands together, ladies and gentlemen. So this 3-day engagement will certainly strengthen the private investment. Ladies and gentlemen, presence of international guests speaks volumes about the importance of this event. Time now to felicitate Mr. Donavit Pulsawat, Thai Consul General in Mumbai. Sir, please step forward. Can we have some special claps for our international guests? And Mr. Harminder Kang, His Majesty's Trade Commissioner for South Asia and British Deputy High Commissioner to Western India. He's in the audience. Can I request you, sir, to please step? Yes. Let us hear it loud for Mr. Harminder Kang, His Majesty's Trade Commissioner for South Asia and British Deputy High Commissioner to Western India. Let the cheering not fade, ladies and gentlemen. So we are looking forward to further strengthening and imparting an additional impetus to bilateral trade between these countries and Maharashtra. So ladies and gentlemen, Shri Devendra Fadnavis, Honorable Chief Minister of Maharashtra, an erudite and famous among the masses leader, known for the intellectual analysis and thought leadership, he has been an active contributor to the state's development, leading the way forward with integrity, insight and inclusiveness. I now present to you Shri Devendra Fadnavis, Chief Minister of Maharashtra. We are eager for your inaugural address, sir. सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे बीच उपस्थित जिनकी
संकल्पना से ये एडवांटेज विदर्भ शुरू हुआ। ऐसे हम सभी के मार्गदर्शक और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की एक नई व्याख्या जिन्होंने तैयार की, ऐसे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी विशेष रूप से हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। भारत के बहुत ही जाने माने उद्यमी श्री सज्जन जिंदल जी, श्रीमती रोशनी नाडर, श्री प्रभाकरन जी, साथ ही में हमारे बीच उपस्थित पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज पांडे जी, डोनावेट पुलसवात जी, आर.के. सिंह जी, मंच पर उपस्थित मेरे साथी चंद्रशेखर बावनकुळे जी, हमारे उद्योग विभाग के मंत्री उदय सामंत जी, अतुल सावे जी, संजय राठौड़ जी, संजय सावकारे जी, आकाश फुंडकर जी, आशीष जायसवाल जी, अजय संचेती जी, पंकज भोयर जी, श्याम बर्वे जी, विकास महात्मे जी, चरण सिंह ठाकुर जी, अतुल गोयल जी, सुलेखाताई कुंभारे, प्रशांत जी बोकारे, विजय कुमार शर्मा, प्रसन्न जी मोहिले, टेकचंद जी सावरकर, विपिन जी उटनकर, अविशांत पांडा, संजय मीणा, हमारे आयोजन समिति के प्रमुख श्री आशीष काळे जी, एआईडी की पूरी टीम, मंचासीन सभी महानुभाव, सामने बैठे हुए सभी महानुभाव, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पिछले वर्ष से एडवांटेज विदर्भ का ये आयोजन शुरू किया और इस आयोजन के कारण विदर्भ को उद्योग जगत के केंद्र बिंदु में लाने में एक बड़ी सफलता हम सभी को मिली। यहाँ पर की जो अपॉर्चुनिटीज है उस पर मंथन हो और जो हमारे निवेशक हैं उनको भी हम यहाँ पर बुला सके और रूबरू यहाँ की जो हमारी परिस्थिति है, यहाँ पर हमारे जो एडवांटेजेस है उसके साथ उनकी भी पहचान हो, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और आज दूसरे वर्ष मुझे बहुत खुशी है कि बहुत ही अच्छे तरीके से और पिछले बार से भी भव्य इस प्रकार का इसका आयोजन हुआ है। और जैसा सज्जन जी ने कहा, हर वर्ष इसका आयोजन और बड़ा होता जाएगा, ये मुझे बहुत विश्वास है। जैसा कि हमारे उद्योग मंत्री ने भी बताया कि आज हमारा जो विदर्भ है ये निवेशकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। एक समय ऐसा था कि महाराष्ट्र में हमारा एमएमआर रीजन और पुणे ये हमारे इन्वेस्टमेंट के मैग्नेट बने थे। पुणे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल है ही। कुछ दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा उसका विस्तार शुरू हुआ, लेकिन आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट का मैग्नेट है, अब इसका विस्तार हुआ है। फिर चाहे वो आज हमारे संभाजीनगर जैसे, जालना जैसे विभागों में हमारी ऑरिक सिटी हो, हमारा नागपुर हो, चाहे हमारा गढ़चिरौली हो, चाहे हमारा अमरावती हो, चाहे जिसका उल्लेख उद्योग मंत्री ने किया वो रत्नागिरी हो, या फिर नॉर्थ महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र के सारे विभागों में बड़े पैमाने पर आज निवेश हो रहा है। और इसमें मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि विदर्भ इसमें अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि
हम सभी लोग जानते हैं और सज्जन जी ने भी यहां हमें बताया कि डावोस में हम लोगों ने तकरीबन 15,70,000 करोड़ के जो एमओयूज किए, इन एमओयूज में मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि करीब करीब 5 लाख करोड़ के एमओयूज ये विदर्भ के लिए हमने किए हुए हैं, जिसका निवेश ये विदर्भ में आने वाला है। जिसमें सबसे बड़ा तो मैं सज्जन जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने 3 लाख करोड़ का हमारे साथ एक एमओयू किया है। कल्याणी ग्रुप ने गढ़चिरौली के लिए 5,200 करोड़ का एमओयू हमारे साथ किया है। वारी एनर्जी ने बुटीबोरी के लिए 30,000 करोड़ का एमओयू हमारे साथ किया है। सीएट ने 500 करोड़ का उनकी कैपेसिटी एनहांसमेंट का एक हमारे साथ एमओयू किया है। ग्रेटा एनर्जी ने चंद्रपुर में 10,000 करोड़ का एमओयू हमारे साथ किया है। पहली हमारे यहाँ लिथियम रिफाइनरी तैयार हो रही है। वर्धन लिथियम ने 42,000 करोड़ का हमारे साथ एमओयू किया है और मैं ऐसा मानता हूं कि एक पाथ ब्रेकिंग एमओयू है, क्योंकि इसके कारण एक नई इकोसिस्टम हमारे यहाँ विदर्भ में तैयार हो रही है। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड है, उन्होंने 12,000 करोड़ का एमओयू हमारे साथ किया है। एमएसएन होल्डिंग्स ने 14,000 करोड़ का हमारे साथ एमओयू किया है। रेनोजो सोलार एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, इन्होंने 5,000 करोड़ का हमारे साथ एमओयू किया है। और हेजेरो इंडस्ट्रीज, इन्होंने तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए का एमओयू हमारे साथ किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इमर्जिंग फील्ड्स जो है, इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर एमओयू ये होता हुआ दिखाई पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं कि एमओयू तो होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में परिवर्तित होते हैं क्या? तो हमारा अनुभव यह है कि देश में शायद इसका रेट कम है, 45 to 50% है, पर महाराष्ट्र में इसका रेट 75%, 85% और 90% तक हमको दिखाई पड़ता है। अगर मैं केवल आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने जो पहली एडिशन की थी मेक इन इंडिया की, उसमें हमारे विदर्भ में 274 एमओयू हुए थे, जिनमें से 119 का एक्चुअल उत्पादन शुरू हो गया, 14 का निर्माण शुरू है और 57 ऐसे हैं कि जिसकी अभी सारी मान्यताएं पूरी हो गई और वो निवेश करने के स्तर पर है। केवल 5 ऐसे, ओनली 5 आउट ऑफ 274 कि जिन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। उसके बाद हमने जो सेकंड एडिशन मैग्नेटिक महाराष्ट्र का किया था, जिसमें हमने विदर्भ के लिए 138 समझौते किए थे, इसमें से भी 55 का उत्पादन शुरू हो गया, 19 का निर्माण शुरू हुआ, 49 इन्होंने अपनी प्रारंभिक चरण की सारी एनवायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह सारी चीजें पूरी कर लिए। केवल एक एमओयू ऐसा है कि जिन्होंने एमओयू करने के बाद उसके ऊपर आगे में कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से ये केवल कागजी एमओयू हम लोग नहीं करते, तो एमओयू करने के बाद हम प्रयास करते हैं कि हैंड होल्डिंग करके और जो हमारे निवेशक है, इन्वेस्टर्स है, उनके साथ उनकी समस्याओं को दूर करते हुए हम लोग एक प्रकार से ये इसको निवेश में बदलने का काम करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज विदर्भ एक नई उड़ान ले रहा है। विशेष रूप से मैं हमेशा ये कहता था कि लोगों ने गढ़चिरौली को महाराष्ट्र का अंतिम जिला बताया, और मैंने ये कहा था ये अंतिम जिला नहीं है, महाराष्ट्र की शुरुआत यहां से होती है, ये महाराष्ट्र का पहला जिला है। दिस इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और आज ये हमको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रभाकरन जी का मैं निश्चित रूप से उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिस समय व्हेन ही एंटर्ड इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन गढ़चिरौली टू पुट अप अ बिजनेस। मैंने प्रभाकरन जी को उस समय कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, हम पुलिस प्रशासन आपके साथ पूरी ताकत से खड़ा होगा। लेकिन बावजूद उसके ये बहुत कठिन काम था, उन्होंने कदम आगे बढ़ाया और काम शुरू किया। मैंने दूसरी चीज उनको कही थी कि प्रभाकरन जी,
मैं चाहता हूं कि डोंट यूज गढ़चिरौली एज अ मियर कॉलोनी। केवल उपनिवेश यहां पर न हो, यहां का रॉ मटेरियल बाहर जाए, यहां तक इसको सीमित मत रखिए। ट्राई टू इन्वेस्ट हियर। आप यहीं पर एक पूरी इकोसिस्टम खड़ी कीजिए। उन्होंने तब मुझे कहा था कि आप मुझे जमीन दीजिए। हमने 2017 में उनको कोनसरी में जमीन दी और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी 2024 में पहला प्लांट मेरी ही हाथों से उन्होंने उद्घाटित किया और दूसरे बड़े प्लांट का उन्होंने वहां पर भूमि पूजन किया। और उस समय हम लोगों ने घोषित किया था कि वी विल प्रोवाइड ओर टू एंटायर इंडिया, बट यहां पर एक हम इकोसिस्टम खड़ी करें जिसमें चंद्रपुर है, गढ़चिरौली तो है ही, चंद्रपुर है, वर्धा है, बाजू में भंडारा है, इधर यवतमाल है, जो आजू बाजू का सारा इलाका है, इस इलाके को हम लोग ये पूरा स्टील रिवॉल्यूशन का फायदा कैसे दे पाए। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सज्जन जी ने जो प्लान तैयार किया है, उस प्लान के बाद तो मुझे इस बात का पूरा यहां पर मुझे लगता है कॉन्फिडेंस है कि निश्चित रूप से हम लोग देश की सबसे बड़ी इकोसिस्टम ये हमारे विदर्भ में गढ़चिरौली के अराउंड हम लोग खड़ी कर पाएंगे और इसके कारण एक बहुत बड़ा इसका परिणाम भी होगा। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि पिछले समय मैंने तय किया था कि हम लोग गढ़चिरौली में एयरपोर्ट तैयार करेंगे। हमने उसका ओएलएस सर्वे कंप्लीट कर लिया, 2-3 ऑब्स्ट्रक्शन से उसको हम हटाएंगे और अब हम जल्दी ही एयरपोर्ट की जमीन का लैंड एक्विजिशन तैयार कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2-3 सालों में गढ़चिरौली में एक अच्छा एयरपोर्ट होगा, क्योंकि सीधे हम लोगों को जो लैंड मिली है 4 किलोमीटर एक सिंगल स्ट्रेच की लैंड हमको वहां मिली है, तो कोई भी एयरक्राफ्ट जहां पर लैंड हो सके, इस प्रकार का एयरपोर्ट हम लोग गढ़चिरौली में तैयार करने जा रहे हैं, जिसके कारण वहां की जो परिस्थिति है ये बहुत बड़े पैमाने पर बदलेगी। उसी प्रकार से हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले समय हमने अमरावती में टेक्सटाइल जोन तैयार किया, जहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं थी। आज इस टेक्सटाइल जोन में हमको एक भी प्लॉट खाली नहीं मिलता, एडिशनल एक्विजिशन करना पड़ा। और इसी के चलते हम लोगों ने केंद्र सरकार की चैलेंज मेथड में अप्लाई किया था और केंद्र सरकार ने जो देश में चंद पीएम मित्रा पार्क इन टेक्सटाइल मंजूर किए, उसमें से एक मेजर पार्क ये हमारे अमरावती में मंजूर किया है। उसका काम हमने शुरू किया है और एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम आज हम लोग अमरावती में देख सकते हैं कि कॉटन से लेकर फैशन तक की कंप्लीट इकोसिस्टम हम लोगों ने वहां पर तैयार कर लिए। ये जो पीएम मित्रा पार्क है, इसमें हम लोग उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और विशेष रूप से हमारा ये जो कॉटन ग्रोइंग एरिया है, इसको एक बहुत बड़ा फायदा इसके माध्यम से होगा। कल हमारे उद्योग मंत्री और मैं पूना में गए थे। हम लोगों ने एक आर्म्स एंड एम्युनिशन और मिसाइल यूनिट का वहां पर उद्घाटन किया और वो जो जिन्होंने उसको स्थापित किया है, गणेश निबे जी ने मुझे कहा कि देवेंद्र जी, आपको लगता है कि ये जो कॉटन है ये टेक्सटाइल में ही इस्तेमाल होता है? मैंने कहा नहीं, और भी कई चीजों में होता होगा। उन्होंने मुझे कहा कि कॉटन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो आर्म्स एंड एम्युनिशन में होता है। और उन्होंने उसकी एक पूरी इकोसिस्टम मुझे बताई और उन्होंने कहा कि आप अगर मुझे कुछ हजार एकड़ जमीन ये अमरावती और यवतमाल के पास देंगे तो वहां का जितना आप कॉटन कहेंगे उतना सारा कॉटन मैं, जो आपका हमी भाव है, जो आपका एश्योर्ड रेट है, उसमें खरीदने के लिए तैयार हूं। तो मुझे लगता है कि एक भी नया रिवॉल्यूशन इसके माध्यम से तैयार होने वाला है। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि हमने
अमरावती एयरपोर्ट का काम पूरा किया, उसका लाइसेंस भी हमको मिला और अब चाइना के बाद एशिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग एकेडमी, सिंह साहब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एशिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग एकेडमी ये अमरावती में शुरू होने वाली है। करीब करीब 25,000 पायलट का प्रशिक्षण ये अमरावती में होगा। हम लोगों ने इसके लिए जो एयर इंडिया है उसके साथ एक प्रकार से समझौता किया है और इसकी जल्दी ही हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो एक नए प्रकार की इकोसिस्टम हम लोग वहां शुरू करना चाहते हैं। नागपुर का जो एयरपोर्ट है इसका विस्तार हम लोगों ने शुरू कर दिया है जीएमआर के माध्यम से। वैसे तो नितिन जी ने बताया, बात सही है कि हम लोगों ने तो इसका टेंडर 2019 में ही दे दिया था, किंतु एक बड़ा संघर्ष उसमें सुप्रीम कोर्ट तक गया। मैं सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक प्रकार से उसको क्लियर किया और अब इस काम को बड़ी तेजी से हम लोग शुरू करेंगे। और इस एयरपोर्ट में हमने ये तय किया था कि फ्रॉम डे 1 वी वांट अ एयरपोर्ट विथ 2 एयर स्ट्रिप, क्योंकि हम लोग अगर कार्गो का काम शुरू करना चाहते हैं तो भविष्य में भी यहां पर कोई कंजेशन ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था यहां होनी चाहिए। यहां पर एमआरओ की इकोसिस्टम तैयार हो गई है और साथ साथ अभी हम लोग कुछ और इंडस्ट्रीज के साथ वी आर इन एक्टिव टॉक्स, जिससे मैं ऐसा मानता हूं कि एविएशन के सेक्टर में नागपुर एक बहुत प्रमुख भूमिका आने वाले दिनों में यहां पर निभाएगा। इस प्रकार के कुछ निवेश ये आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ मैंने एयर इंडिया के लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, टाटा के लोगों से भी बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनको ये कहा कि आपने न्यू मुंबई का एयरपोर्ट जो है, जो अभी हम लोग करीब 17 अप्रैल को शुरू करेंगे या अप्रैल के एंड में शुरू करेंगे, मैंने उनको कहा कि जिस प्रकार से दुबई का एयरपोर्ट हब के रूप में एमिरेट्स और बाकी सारे लोग करते हैं, उस प्रकार से आपने ये न्यू मुंबई का एयरपोर्ट एक हब के रूप में आपने एक डेडिकेटेड एयरलाइंस के रूप में उसको आपने काम करना चाहिए। और साथ साथ मैंने उनको कहा कि चूंकि ये जो हमारा नागपुर है, ये नागपुर देश का एक ऐसा शहर है, यहां से आप 1 घंटा 10 मिनट में मुंबई जाते हो, 1 घंटा 25 मिनट में दिल्ली जाते हो, 1 घंटा 20 मिनट में चेन्नई जाते हो, 1 घंटा 20 मिनट में बेंगलोर जाते हो, 1 घंटा 20 मिनट में आप कोलकाता जाते हो। तो देश में कहीं पर भी जाना है तो आप वहां पर जा सकते हो। तो ये जो मेट्रोस के एयरपोर्ट है, इन एयरपोर्ट्स को छोड़कर बाकी एयरपोर्ट्स के लिए नागपुर को एक इस हब के तरीके से आप, यानी आपका मेन हब जो है ये न्यू मुंबई का एयरपोर्ट रखिए और उसके स्पोक के रूप में आप नागपुर के एयरपोर्ट को इस्तेमाल कीजिए, ताकि आसपास से लोगों को आप यहां लाए और यहीं पर हम इमिग्रेशन की फैसिलिटी देंगे, बैगेज हैंडलिंग की फैसिलिटी देंगे, तो वो लोग यहीं पर इंटरनेशनल इमिग्रेशन करेंगे और मुंबई से देश के दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे। तो उसके ऊपर भी अब हमारी बातचीत शुरू है और आने वाले दिनों में उसका एक नया मॉडल हम तैयार करेंगे, ताकि एक प्रकार से मैं ऐसा मानता हूं कि नागपुर को ये जो एक सेंटर स्टेज पर नागपुर है या देश का एक मध्य बिंदु है, उसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से कर पाएंगे। आज रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भी और विशेष रूप से जिसको हम कह सकते हैं कि ईवी में भी एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम यहां पर तैयार हो रही है। ईवी बैटरीज में सज्जन जी ने यहां पर निवेश किया है और भी लोग यहां पर ईवी बैटरीज में निवेश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जिसका नितिन जी ने उल्लेख किया, एक बहुत बड़े यहां पर ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग में अभी हम लोगों ने एमओयू किया है कि जिसके कारण ईवी बसेस जो है उसका एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम ये बुटीबोरी में तैयार होगा। और आने वाले दिनों में हम सब लोग जानते हैं कि हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम लोग ईवी में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसकी एक बहुत बड़ी शुरुआत हम लोग ये नागपुर के हमारे इस फैसिलिटी से तैयार करेंगे। और उसी के चलते उनके ही माध्यम से माननीय गडकरी जी की पहल के कारण हम लोग एक ईवी ऑपरेटर्स का यहां पर एमओयू करने वाले, जिसमें 10,000 हमारे युवाओं को ईवी ऑपरेटर्स के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी
और उनको रोजगार भी बड़े पैमाने पर मिलेगा। मुझे आज ये भी बताते हुए खुशी होती है कि एक स्टडी हम लोगों ने यहां पर शुरू किया है, विशेष रूप से जब गढ़चिरौली ये इतना बड़ा स्टील हब बनने जा रहा है, तो इसको पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी की दृष्टि से यहां पर जो हमारा चामोर्शी, चिमूर वगैरह ये जो इलाका है, हमारी जो ये वैनगंगा नदी है और गोदावरी नदी है, तो इसका एक बड़ा नेटवर्क है और ये पूरा सीधा काकीनाडा पोर्ट तक जाता है। अभी जब मैं डावोस में था तो मैंने चंद्राबाबू नायडू जी से भी बात की और हमारे जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है उनसे भी बातचीत की और मैंने उनको कहा हम 3 लोग मिलकर अगर एक वाटरवे तैयार करते हैं तो सीधा पोर्ट कनेक्टिविटी ये हमारे विदर्भ को भी मिलेगी। और मैंने तेलंगाना को कहा कि आपको यू डोंट हैव सी, आपको समुद्र नहीं है, आपको भी इसका फायदा होगा और आंध्र प्रदेश को भी ये फायदा होगा कि उनके यहाँ पर जो पोर्ट है और जो पोर्ट कैपेसिटी है उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा। उन दोनों ने भी इसके ऊपर एक प्रकार से हामी भरी है, हम लोगों ने उसका स्टडी शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही जबरदस्त वाटरवे हम लोग ये तैयार कर पाएंगे और अगर ये वाटरवे फिजिबल अभी तो दिख ही रहा है, अगर ये हो गया तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो एक स्टील हब हम लोग तैयार कर रहे हैं ये केवल देश के लिए नहीं तो एक इंटरनेशनली भी हम लोग इसका इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे और इसके कारण एक बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोग यहाँ पर करेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से समृद्धि एक्सप्रेसवे के कारण आज लॉजिस्टिकली हम लोगों को जो हमारा जेएनपीटी पोर्ट है ये बहुत पास आ गया है और अब हम लोग देश का सबसे बड़ा पोर्ट वाढवण पोर्ट तैयार कर रहे हैं। ये वाढवण पोर्ट जो जेएनपीटी से भी 3 गुना बड़ा पोर्ट है, जहां 20 मीटर डीप ड्राफ्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी शिप जहां पर आप ला सकते हैं और इस पोर्ट के साथ भी कनेक्टिविटी हम लोग करेंगे और जो हमारा समृद्धि महामार्ग है उससे सीधा वाढवण पोर्ट की कनेक्टिविटी हम नासिक से करेंगे ताकि वाढवण पोर्ट जब तैयार होगा तो नासिक तो एक नया हमारा इंडस्ट्रियल मैग्नेट तैयार होगा, लेकिन नासिक से 1.5 से 2 घंटे में सीधा वाढवण पोर्ट पर हमारा गुड्स, हमारे कंटेनर्स पहुंच जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। और इसके चलते जो ड्राई पोर्ट नितिन जी के अगुवाई से हम लोग हमारे लॉजिस्टिक पार्क में तैयार करना चाहते हैं, उस ड्राई पोर्ट का उपयोग करते हुए जेएनपीटी पोर्ट और वाढवण पोर्ट ये दोनों की इकोसिस्टम हम लोग ये विदर्भ में तैयार करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण हमारे यहाँ पर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी जो इंडस्ट्री आ रही है या जिनका एक सप्लाई चेन इंपोर्ट पर निर्भर है उनके लिए एक बहुत बड़ी निवेश के लिए एक व्यवस्था यहाँ पर खड़ी होगी और बिजनेस की भी व्यवस्था उनके लिए बहुत बड़ी खड़ी होगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम लोगों ने अभी चंद्रपुर में एक कोल गैसिफिकेशन का भी एमओयू किया हुआ है और कोल गैसिफिकेशन एक मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार की एक चीज हमारे लिए खुल रही है कि जो बहुत पहले हो जानी आवश्यक थी। तो मुझे ये दिखाई पड़ता है कि अगले एक 4-5 सालों में हम लोग चंद्रपुर में कोल गैसिफिकेशन का एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम हम लोग तैयार कर पाएंगे, जिसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों को इसका फायदा होगा। टूरिज्म में भी मैं ऐसा मानता हूं कि अब बहुत बड़ी पहल हम लोगों ने ली है, बहुत अच्छे होटल इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आ रही है, कुछ नए होटल्स भी शायद 1-2 दिन में हम लोग अनाउंस कर पाएंगे, जिसके कारण टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा होगा और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए अलग अलग मैग्नेट्स जो तैयार करने हैं उसको भी तैयार करने की कोशिश ये हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो मैं आज के इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे नेता माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों में हम लोगों ने लगातार काम किया है, इसके कारण आज विदर्भ का चित्र बदल रहा है और विदर्भ के सारे जिलों में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। आने वाले दिनों में ये जो महाराष्ट्र का नया इंडस्ट्रियल मैग्नेट हमने विदर्भ में तैयार किया है, ये बहुत बड़े पैमाने पर निवेश भी लाएगा, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार भी लाएगा और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर समृद्धि भी लाएगा। मैं आज के इस मौके पर हमारे बीच जो हमारे सारे मेहमान, हमारे निवेशक यहाँ आए हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ
क्योंकि दे आर द बेस्ट एम्बेसडर्स। वो जब बात करते हैं विदर्भ की, वो जब बात करते हैं यहाँ के इकोसिस्टम की, तो मुझे लगता है कि बाकी निवेशकों के लिए भी यहाँ आने का एक रास्ता खुलता है। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विदर्भ को सेंटर स्टेज पर लाने के लिए एक बहुत अच्छा ये काम किया। और इसके पीछे टीम एआईडी जिन्होंने बहुत मेहनत की और हमारे प्रशासन ने भी उनको पूरी मदद उसमें की, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके बहुमोल विचारों की सौगात देकर आपने हम सभी को प्रेरित किया। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूं और आभार ज्ञापित करेंगे एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मानद सचिव डॉक्टर विजय शर्मा, और उसके पश्चात राष्ट्रगान के साथ इस आयोजन का समापन होगा। हमारे सभी मंचासीन मेहमानों का मैं हृदय से आभारी हूं कि वे अपना समय निकालकर यहां पहुंचे। साथ ही मैं इंडस्ट्री लीडर्स का, सारे सांसदों का, विधायकों का, आरटीएमएनयू के वाइस चांसलर और उनकी टीम का, जो प्रत्येक वर्ष हमको ये स्थान उपलब्ध कराते हैं, आईआईएम, इनफेड, नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मेट्रो, रेलवे, एयर मार्शल, डिप्लोमेट्स from Thai, China, US and Britain, senior officer from Army and Air Services, Police Department, Press, MSCB। इसके साथ साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने यहां पहुंच करके इस कार्यक्रम की सफलता में अपना योगदान दिया। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि अभी से ठीक 30 मिनट बाद स्टील का सेशन होगा, स्टील अलाइड का, जिसको आदरणीय सज्जन जी संबोधित करेंगे और प्रभाकरन जी भी वहां कीनोट स्पीकर रहेंगे। साथ ही टेक्सटाइल का भी सेशन होने वाला है और हमारे जो विदेश से मेहमान आए हैं उनके साथ मीटिंग्स का भी प्रायोजन होने वाला है। इस सूचना के साथ आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता होईल। काइंडली राइज इन ऑनर ऑफ द नॅशनल अँथम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। जय हिंद। कार्यक्रमाची सांगता झालेली आहे। धन्यवाद।